MAMSC फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में ओवरवेट और ओबेसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। कल थोड़ा मोबाइल में डिस्टरबेंस था, इसलिए चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया। आज बताऊंगी मेज़रमेंट ऑफ ओबेसिटी या ओवरवेट हम कैसे मेज़र करते हैं। देखिए, बुक में पेज नंबर 248 खोल लीजिए। अगर आपके पास न्यूट्रिशन की वाली किताब हो तो ठीक है, और नहीं तो इंग्लिश की पार्क एंड पार्क में भी है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बाय पार्क एंड पार्क। दोनों बुक्स आपके सामने हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इंग्लिश में कंसल्ट करना चाहते हैं वहाँ से देखें। देखो, सामान्य व्यक्ति को देखकर उसके बढ़ते हुए शारीरिक भार का अनुमान आराम से लगाया जा सकता है। जब किसी का वेट बढ़ रहा होता है, देखते ही हम समझ जाते हैं कि भाई क्यों इतने मोटे हो रहे हो, क्यों तुम्हारा शारीरिक वज़न बढ़ रहा है। तो वो कारण बताता है कि हार्मोनल चेंज है, या थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, या आजकल घर ही बैठे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है। हमें जितना खाना है, यानी जितनी ऊर्जा हमें लेनी है, उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा हमें व्यय करनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। तालिका एवं ग्राफ के द्वारा व्यक्ति को अपनी लंबाई के अनुसार, देखिए इधर हाइट दी है और इधर वेट दिया है। बुक आपके पास है, आप आराम से देखें। तालिका एवं ग्राफ चार्ट के द्वारा तुलना करके हम अपने वज़न को हमें देख लेना चाहिए। हमारी हाइट इतने सेंटीमीटर है और वेट हमारा कितना होना चाहिए। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही होती है, वेट गेन कर रहे होते हैं, हाइट बढ़ रही होती है, वेट गेन कर रहे होते हैं। देखो, यहाँ वेट बढ़ रहा है, तो वेट बढ़ रहा है, इधर हमारी हाइट एक जगह जाकर कांस्टेंट हो जाती है। हाइट तो एक लिमिट तक ही बढ़ती है, एक सर्टेन एज तक। लड़कियों में 15 वर्ष और लड़कों में 18 से 19 वर्ष या मैक्सिमम 20 साल तक हाइट गेन करते हैं। इसके बाद हाइट गेन नहीं होती, वही हाइट मेंटेन रहती है। देखिए, शारीरिक भार का लंबाई के साथ क्या संबंध है, इसके लिए जो पिक्चर्स यहाँ दिखाई गई हैं उससे भी आप समझ सकते हैं और उस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मेज़रमेंट के टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस पढ़ाते समय आपको बताया था कि स्किन फोल्ड थिकनेस या कैलिपर के द्वारा हम यहाँ जो मिड आर्म होता है उसमें कितना फैट है और इन दोनों के बीच में ये ट्राइसेप्स में कितना फैट है, वो उस मशीन में कैलिपर में वेट आ जाता है। मतलब उस पर मीटर लगा है, ये है कैलिपर, और इसके बीच में मास आ जाता है। जितना ज़्यादा मास आता है वो क्लियर हो जाता है कि बॉडी में फ़ैट का डिपॉजिशन है। व्यक्ति का शारीरिक भार कितना अधिक है, ये इस पे डिपेंड करता है। शरीर के 3 स्थानों पर कैलिपर द्वारा नापा जा सकता है। एक तो मैंने आपको पीठ बता दिया, दूसरा मिड आर्म बता दिया, यानी पीठ में कमर की कुछ ऊंचाई पर, कोहनी और कंधों के बीच में, और स्तनों के नीचे, और लेडीज़ में जो है वो ब्रेस्ट के नीचे फैट ज़्यादा जमा होता है। यदि परतों की मोटाई 1 इंच से अधिक है तो व्यक्ति मोटा है। फिर एक्सरे के द्वारा कुछ लक्षण मिलते हैं। सामान्यतः जो रोगी है उसे देखकर उसके मोटापे का उपचार किया जा सकता है, परंतु मोटापे की मात्रा जानने के लिए उसकी ऊंचाई और भार को मापना बहुत ज़रूरी होता है। इसका अंदाज़ लगाना, ऊंचाई और भार मतलब कितनी हाइट है और कितना वेट होना चाहिए। व्यक्ति के भार की तुलना एक जो स्टैंडर्ड है उसके साथ करनी चाहिए। इसके लिए देखो, यहाँ पे ये सब दिखाया है। मिड आर्म कैसे करते हैं, बुक में नीचे दिया है। मिड आर्म इन दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट होता है, और कैलिपर के द्वारा यहाँ पर ये दोनों के बीच में यदि 1 इंच मोटी परत का फैट उसमें आ जाता है कैलिपर के बीच में, तो वो मोटापे को दर्शाता है।
तो आपको समझ में आ गया मेजरिंग ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड विथ कैलिपर, ये मैंने अभी आपको इसके द्वारा बताया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोग ये जानना चाहते हैं मेटाबॉलिक जो डिस्टर्बेंस होते हैं वो सब जानने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। मेटाबॉलिज्म के कारण जो होता है वो मैं मोटे तौर पे बता देती हूँ कि उसमें एज मेटाबॉलिक में बहुत मायने रखती है कि जैसे जैसे एज व्यक्ति की बढ़ती है तो शरीर का भार भी बढ़ता है। अगर 30% भार बढ़ जाता है तो 30% ही डेथ रेट बढ़ने के चांसेस रहती हैं। अगर 35 से 40% वेट या 50 तक बढ़ता है तो 35 से 40% तक वेट बढ़ता है तो 50% डेथ की चांसेस बनती हैं। ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के कारण होता है, जिसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में या इसी सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मोटापे को रोकने के उपाय अथवा उपचार। मोटापे को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मोटापे का कारण कोई भी हो, सबसे पहले तो कारण का पता लगाना चाहिए और कारण क्यों ऐसा हो रहा है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी में कैलोरीज जा रही हैं वो बैलेंस उनका गड़बड़ हो रहा है। कैलोरीज का इंटेक ज़्यादा है और आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है। मोटापे पर नियंत्रण लाने के लिए प्रमुख बात तो ये होती है कि कैलोरी की मात्रा को सीमित किया जाए, कार्य अधिक किया जाए और कैलोरीज का व्यय ज़्यादा किया जाए। जब कार्य कम किया जाएगा और इनटेक ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर में कैलोरीज का डिपोजिशन निश्चित रूप से होगा। कम कैलोरी युक्त आहार का सेवन यदि हम करते हैं तो प्रतिमाह 3 से 4 किलो कैलोरी वज़न कम हो जाता है। कम कैलोरी युक्त का मतलब यदि हम बादाम गिरी वाला खाएं और मूंगफली खाएं तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। प्रोटीन उससे भी प्राप्त होता है, प्रोटीन उससे भी प्राप्त होता है, लेकिन जो बादाम गिरी वाला बादाम है उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं और जो मूंगफली है उसमें उतनी कैलोरीज़ नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम खीरा खाते हैं बेटा, तो खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है, कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, बहुत जल्दी हमारा पेट भर जाता है। तो हम खूब सारा खीरा खाएं सलाद के रूप में, ताकि हम रोटी कम से कम खाएं। खाना खाने से पहले हम थोड़ा पानी पी लें, ताकि पानी हम जब पिए होंगे तो पेट में जगह कम होगी, हम खाना कम खाएंगे। खाना हम छोटे छोटे यूटेंसिल्स में लेकर खाएं, बड़े बड़े कटोरों में भर के ना खाएं। जैसे हम खीर ही ले रहे हैं तो छोटी सी एक कटोरी लें और उसमें थोड़ा सा खाएं हैं। और जब हम बड़ी कटोरी में खीर भर के खाएंगे तो इसका मतलब तो ऊर्जा हमारे शरीर में जा रही है। तो व्यक्ति की जितनी लंबाई हो, आयु हो, जो सेक्स हो, उसके अनुसार उसका वज़न बना रहे, ये एक सबसे बड़ा उपाय होता है मोटापे को रोकने का। व्यायाम प्रतिदिन करना है, नियमित संयमित दिनचर्या हमारी होनी चाहिए और हमारी भोजन संबंधी जो आदतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है। जो मैंने कहा था कि निम्बलिंग करने की आदत होती है, ख़ास तौर से महिलाओं को जो कि किचन में काम करती हैं। केवल महिलाएं नहीं, जो मेस में जो हलवाई होते हैं, दुकानों में बैठते हैं, आपने देखा होगा उन सबों का बड़ा पेट भारी सा निकला हुआ बाहर की ओर होता है। उसका मुख्य कारण होता है कि वो बैठे रहते हैं और बैठे बैठे ही बनाते हैं। महिलाएं तो खड़े हुए चलते फिरते करती हैं, लेकिन निम्बलिंग मैंने कहा कि हर खाने को वो टेस्ट करती हैं और टेस्टी टेस्ट में उनका पेट भर जाता है। उसके बाद जब खाना खाने भी बैठती हैं तो भर पेट खाना भी खाती हैं। फिर लैक्टेशन का जो फेज़ आता है, जब तक बच्चा दूध पिए तब तक तो माँ अपनी डाइट को अच्छी तरह से बढ़ाकर ही रखे, लेकिन जैसे ही दूध पीना बंद कर दे तो माँ को अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। अदरवाइज़ माँ मोटापे की शिकार जीवन भर के लिए हो जाती हैं। तो खुराक के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। मोटापे के उपचार के और भी डाइट के साथ साथ कई तरीके हैं। डाइट में मैंने कह दिया एकदम लो कैलोरीज़
जिनका कैलोरी वैल्यू कम हो, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जो बॉडी में फैट के डिपोजिशन को भी रोकते हैं और हमारे एंटी एजिंग भी होते हैं और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ऐसी चीज़ों का सेवन, यानी जो रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स हैं, उनका अधिक से अधिक मिर्च मसाले, तले चने व्यंजन, समोसे, चाट, पकौड़े, इनका प्रयोग वर्जित करना चाहिए। आलू और चावल का भी उपयोग कम से कम, शक्कर बिल्कुल नहीं, वाइट चीज़ों से ज़्यादा परहेज करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे उपचार भी हैं जिसकी वजह से भी शारीरिक वज़न कंट्रोल हो सकता है, जैसे मसाज है। तो शरीर की मसाज करने से भी शरीर का वज़न कम होता है। कभी कभी मसाज करने वालों का भी वज़न कम होने लगता है, क्योंकि मसाज जब वो कराते हैं तो व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा हनन होती है। मसाज के साथ कम कैलोरी युक्त आहार अगर हम ग्रहण करते हैं तो त्वचा में वसा कम होने लगती है और झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। त्वचा का लोचकता मसाज से सामान्य हो जाती है। लटकी हुई त्वचा नहीं रहती। भाप स्नान, स्टीम बाथ बहुत अच्छा होता है। गर्म पानी से इस मौसम में भी थोड़ा स्नान करना चाहिए। और स्नान गृह में जब टब में विशिष्ट तापमान की भाप से व्यक्ति को 1-2 घंटे तक उसमें रखा जाता है, जिससे उसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में पसीना निकल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका शारीरिक वज़न कम होने लगता है। इस प्रकार की प्रक्रिया से मोटापा एक आध बार जो है वो कम करना संभव हो ही जाता है, लेकिन कुछ समय, लंबे समय तक इस मोटापे को कम करने का ये तरीका नहीं अपनाया जा सकता। डिहाइड्रेशन होने की समस्या भी रहती है, तो हाइड्रेट रहनी चाहिए बॉडी, पानी ज़्यादा पीते रहें। आहार द्वारा भार कम करना और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया सबसे बेस्ट है, और कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करना, स्वयं में ये संकल्प लेना। डाइटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लाना है। डाइटिंग बहुत पुअर कॉन्सेप्ट है। लोग डाइटिंग ही करने लग जाते हैं, और ख़ास तौर से लड़कियां और महिलाएं करती हैं कि नहीं हम नहीं खाएंगे, हमें नहीं खाना है, नहीं हमारा शारीरिक वज़न बढ़ जाएगा। वो बहुत ख़राब होता है। और जिम वगैरह ज्वाइन करना ये और बुरा हो जाता है, क्योंकि जब तक जिम करते हैं तब तक तो हमारा शारीरिक वज़न कम होता है। जैसे ही हम उस जिम से हटते हैं या जिम नहीं जा पाते हैं, जैसे आजकल जो कोरोना पीरियड चल रहा है इसमें सब जिम ये सब बंद हो गए हैं, तो अगर कोई व्यक्ति जा नहीं पा रहा है और खा वैसे ही रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से उसका वेट बढ़ जाएगा। मैंने दवाइयों का प्रयोग कहा था कि जब हम कुछ मेडिसिन होती हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उनको कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, और स्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ लेने से निश्चित रूप से शारीरिक वज़न बढ़ जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। इस बुक में देखिए चार्ट वगैरह भी दिए हैं कि सामान्य जो वयस्क पुरुष वर्ग है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। और मैंने 3rd ईयर में एम स्वामीनाथन की बुक फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन में पीछे चार्ट जो आपको था कि दिया था कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ाते समय, कि हाइट के अनुसार वेट कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड वेट, और हम उससे कैसे कंपेयर करें। और प्लस मैंने यहाँ एक चार्ट बहुत सुंदर इसमें दिया है कि वज़न कम करने योग्य या 1100 किलो कैलोरीज़ के लिए कौन कौन से फूड स्टफ्स हमें आहार में लेने चाहिए। ये टेबल पेज नंबर 254 पे दी है, आप देखते रहिए। 1300 किलो कैलोरीज़ और वज़न बनाए रखने के लिए 1500 किलो कैलोरीज़ एंड 1800 किलो कैलोरीज़ के आहार में क्या क्या लेना चाहिए। जैसे अनाज है तो 100 ग्राम अनाज बहुत है पूरे दिन में वज़न कम करने के लिए, और उससे अगर 1300 किलो कैलोरी वाला किसी को आहार लेना है तो केवल 150 ग्राम प्रतिदिन अनाज लें। अनाज का मतलब उसमें चावल भी आता है और रोटी भी आती है। दालें
मतलब दालें और फलियां दोनों चीज़ें आती हैं। दालों में प्रोटीन होता है, वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन मिल्क लेना है तो सपरेटा मतलब स्कीम्ड मिल्क जिसमें क्रीम ना हो। मेवे में ड्राई फ्रूट्स हैं वो हमें अवॉइड ही करने चाहिए। लेकिन मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है कि नट्स एंड ऑयल हमें लेने चाहिए क्योंकि उनमें विटामिन जो वो फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के होते हैं वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हम चुनते कैसे हैं? अगर हम बादाम चुनेंगे मूंगफली की जगह तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, ये मोटापे को बढ़ावा देगा। हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो और अन्य सब्जियां और कंदमूल ये सब हमें आहार में लेने चाहिए। लेकिन कंदमूल में आलू ऐसी चीज़ें भी आती हैं इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए। फल हमें बहुत ज़्यादा लेने हैं, 50 ग्राम फल ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। तेल और घी पे कंट्रोल करना है, केवल 15 ग्राम में पूरा दिन हमें खाना बना लेना चाहिए। लेकिन कई घरों में एक ही सब्ज़ी बनने में 15 से 20 ग्राम तेल लग जाता है तो वो बहुत गलत है। शक्कर का प्रयोग अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन 15 ग्राम तक नॉर्मली दिया जा सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि मोटापे में पोषक तत्व अथवा संतुलित आहार। मैंने अभी आपको एकदम अच्छी तरह बता दिया। इसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार कम लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट दिया जाना है जिससे केवल 1000 कैलोरीज़ ही प्राप्त हों। 1000 कैलोरीज़ प्राप्त करने के लिए 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सबसे बेस्ट होता है। और जो आसानी से पचने योग्य कार्बोहाइड्रेट है, जैसे रेशेदार युक्त जितनी भी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनको दिया जा सकता है। जैसे संतरा है, मौसमी है, तो इनसे रेशे भी प्राप्त होंगे। अगर हम इसी की जगह पका हुआ आम खाने लगे तो उसमें तो रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डिपेंड करता है। और वसा 100 ग्राम वसा 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 50 ग्राम प्रोटीन है और 40 से 50 ग्राम वसा। इससे बिल्कुल भी इसको इससे ज़्यादा प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। वसा की मात्रा आहार में कम करनी चाहिए। विटामिन, सभी प्रकार के विटामिन अत्यंत आवश्यक हैं। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है और आजकल बेटा कोविड-19 के खतरे को हम लोग को टालने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन आप कम से कम 3 नींबू का सेवन अत्यंत आवश्यक है। चाहे काढ़े के रूप में, नींबू की चाय बना करके, नींबू पानी पी करके, किसी भी तरह खीरा खाएं तो उस पर नींबू निचोड़ लें। विटामिन सी हमारे गले के लिए, हमारी श्वास नलिका के लिए बहुत ज़्यादा राहत पहुंचाता है। खनिज तत्व, मिनरल्स और विटामिन हैं। मिनरल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है आयरन मिनरल और आयरन, कैल्शियम और आयोडीन, जिन्हें हरी पत्तेदार सब्जियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जितने भी लिक्विड्स हों, लिक्विड्स की मात्रा बहुत अधिक लेनी चाहिए। तरल पदार्थ, लेकिन जो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक होते हैं जैसे शरबत, स्क्वैश, कोल्ड ड्रिंक, इनको अवॉइड करना चाहिए। मद्यपान यानी अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल नहीं के बराबर करना चाहिए या कम करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से ओवरवेट और ओबेसिटी जैसी शिकायत को मिटा सकते हैं और काफ़ी हद तक इस स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ओवरवेट एंड ओबेसिटी का चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। और जिस भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।